नमस्कार, स्वागत है आपका तर्कश में। मैं हूं अमृता राय और इस वक्त हम हैं कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह के साथ। जयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर अब खत्म हो गया है और चिंतन शिविर के हासिल क्या रहे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वो मौजूद हैं। दिग्विजय जी, नमस्कार। स्वागत है आपका। चिंतन शिविर के हासिल क्या रहे? पूरे देश में जो आज राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हालात हैं, उन पर चिंतन हुआ और एक रास्ता और एक पॉलिसी, एक योजना का स्वरूप तैयार हुआ, जिसके माध्यम से हम अगले 10 वर्षों में इस देश को उन सारी चुनौतियों को मुकाबला कर सकें। एक निश्चित योजना के तहत, एक निश्चित रणनीति के तहत ये हमारा प्रयास है और यही हमारी उपलब्धि है। जी, इस प्रयास और उपलब्धि को आगे बढ़ाएं, लेकिन इस उपलब्धि में एक बड़ी उपलब्धि क्या आप ये भी मानते हैं कि इस चिंतन शिविर का जो मुख्य मुद्दा और मकसद रहा वो राहुल गांधी को लॉन्च करना था उपाध्यक्ष के रूप में? नहीं, ये उसके साथ मत जोड़िए। राहुल गांधी जी का मेन स्ट्रीम में आने का बहुत दिनों से चला हुआ था और मैं तो इसको सोचता था कि सितंबर अक्टूबर में ये निर्णय हो जाएगा, लेकिन समय लगा, क्योंकि देश का हर कांग्रेस कार्यकर्ता चाहता था कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी की मुख्य धारा में आना चाहिए। युवक कांग्रेस और छात्र संगठन से आगे चलकर उन्हें मुख्य धारा में आना चाहिए। तो इसलिए ये जो निर्णय हुआ है, ये मूल रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया गया है। और ये निर्णय लिया है जबकि माननीय एंटनी जी ने, जो कि कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा और पूरी वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से पारित किया। सोनिया जी ने फिर राहुल जी से पूछा क्या आप स्वीकार करेंगे, उन्होंने जब हाँ कहा तब उसका निर्णय हुआ। दोनों का संबंध जोड़ के मत चलिए, ये तो एक अवसर था जिस समय की वर्किंग कमेटी डेलिब्रेट कर रही थी इन सब बातों पर, उसी समय एंटनी जी ने जो प्रस्ताव रखा उसको स्वीकार किया गया। जी, लेकिन फिर भी इस प्रस्ताव पर और इस नई उपलब्धि पर सारे देश की निगाह है। सवाल ये है कि राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी में क्या बदलाव आने जा रहा है? पहली बात तो यह है कि इस बात को तो आप महसूस करती हैं कि देश की जो औसत आयु है वो कम होती जा रही है। जहां चीन की औसत आयु बढ़ती जा रही है, भारत की औसत आयु कम होती जा रही है। तो एक बहुत बड़ा युवा वर्ग अगले 10 सालों में इस देश में तैयार हो रहा है। उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा, उसका उत्साह को यदि सही रास्ते पर नहीं लाया गया तो यही युवा देश की हालात को बिगाड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस युवा का जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मानव संसाधन है, उस मानव संसाधन के लिए अच्छी शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार की संभावनाओं पर विचार करें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, ताकि उसका जो संसाधन हमारे पास है युवाओं का, उसको सही रास्ते पर ले जाकर और उसको देश की तरक्की के लिए लगाया जा सके। आपने कहा कि देश में युवाओं की तादाद बढ़ रही है और उन्हें सही दिशा दिखाए जाने की जरूरत है। इसमें अनुभवी लीडरशिप किस तरह से योगदान करेगा? ओल्ड लीडरशिप किस तरह से देख रहा है इस नए बदलाव को? ओल्ड लीडरशिप ने इस बदलाव को देखकर ही ये निर्णय लिया है और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे पॉलिसी मेकिंग बॉडी में युवकों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए और इसीलिए ये निर्णय लिया गया है सोच समझकर अनुभवी राजनेताओं ने। जी, आपने कहा पॉलिसी मेकिंग बॉडी में युवाओं का एक तरह से अधिकार होगा या भागीदारी होगी, लेकिन क्या फैसले प्रेसिडेंट करेंगी या वाइस प्रेसिडेंट करेंगे या मिला जुला होगा? फैसले तो वर्किंग कमेटी तय करती है
और फैसले वर्किंग कमेटी तय करने के पश्चात जो डॉक्यूमेंट तैयार करती है, जो भी रोड मैप तैयार करती है, उसको सरकार को प्रस्तुत करती है और उसका क्रियान्वयन जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार अपने अलायंस के साथ मिलकर करती है। लेकिन पार्टी में फैसले कांग्रेस प्रेसिडेंट करती हैं और वे हमेशा फैसला करने के पहले लोगों की राय मशवरा लेती हैं। उनका एटीट्यूड और उनका काम करने का तरीका, मैं पिछले 8.5 साल से महामंत्री के रूप में उनके साथ काम कर रहा हूं, इस बात को मैं कह सकता हूं कि उनका काम करने का तरीका बड़ा लोकतंत्री है, प्रजातंत्री है, डेमोक्रेटिक है। कोई भी निर्णय वो अपने आप नहीं लेती हैं, जब तक सबसे राय मशवरा ना हो जाए वो कोई निर्णय नहीं लेती हैं। और इसलिए बहुत दबाव था कि राहुल जी को ये बना दीजिए, वो बना दीजिए, लेकिन जब तक पूरी वर्किंग कमेटी ने यूनानिमसली उनका नाम प्रस्तावित नहीं किया तब तक उन्होंने निर्णय नहीं लिया। जी, लेकिन सवाल ये है कि जो नया लीडरशिप है उसका काम करने का तरीका कैसा होगा, नया एजेंडा क्या होगा, क्या नए लीडरशिप के आने से एजेंडे में कुछ बदलाव भी होगा? एजेंडा तो हम लोगों ने मिलकर तय किया है, अनुभवी लोगों ने भी और युवा लोगों ने भी, और उसी की आज चर्चा हो रही है। अनुभवी लोग भी भाषण कर रहे हैं, युवा भी भाषण करेंगे। अगर कुछ लोगों को उस जयपुर डिक्लेरेशन में कुछ और जोड़ना है तो उसको भी जोड़ा जा सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ नए युवा महामंत्री या कुछ और बड़े पदाधिकारी युवा नेताओं के रूप में देखने को मिलेंगे अब देश को? अभी तो मैं बात कर रहा हूं जयपुर डिक्लेरेशन का। जयपुर डिक्लेरेशन का जो मसौदा तैयार किया है करीब 300-350 लोगों ने, वो लगभग 1400 लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है और इसको फिर एक हम लोग अपना एक योजनाबद्ध तरीके से समस्याओं के निदान के लिए हमारी ये रणनीति होगी। अब इसके बाद जहां राज्य सरकारें हैं वो उसका पालन करेंगी, जहां केंद्र सरकार में कांग्रेस पार्टी है वो उसका पालन करेगी। जहां तक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात है उसका निर्णय तो अब बाद में होगा। अभी तो केवल वाइस प्रेसिडेंट साहब का अपॉइंटमेंट राहुल जी का हुआ है। अब उनके साथ कौन महामंत्री काम करेंगे, कौन सचिव काम करेंगे, ये सारी बातें बाद में तय होंगी। जी, एक और सवाल यह है, क्योंकि आपने जयपुर डिक्लेरेशन की बात की, जयपुर डिक्लेरेशन में गरीबों, युवाओं, महिलाओं सबको आगे लेकर साथ बढ़ने की बात कही गई है। सवाल यह है कि राहुल गांधी किसके साथ खड़े हुए नजर आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, सारे देश की निगाहें हैं। राहुल गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि वो गरीबों को और पिछड़े तबकों के बारे में सोचते हैं, उनकी तरफ अपने आप को प्रस्तुत करके देखते हैं। लेकिन इस डिक्लेरेशन में एक और बात कही गई कि हमारा ध्यान शहरी युवाओं पर भी है, हम शहरी मध्य वर्ग को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब राहुल गांधी गरीबों के पक्षकार होंगे, पिछड़ों के पक्षकार होंगे या फिर शहरी युवाओं के होंगे? कांग्रेस पार्टी केवल एक वर्ग की ही मदद नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो सभी जात धर्म के लोगों को साथ लेकर चलती है। कांग्रेस पार्टी वो है जो हर वर्ग का ध्यान देती है, गरीब का ध्यान देती ही है, अनुसूचित जाति जनजाति का ध्यान देती ही है, पिछड़ा वर्ग का भी ध्यान देती है, अल्पसंख्यक समुदाय का भी ध्यान देती है, ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री के लोगों का भी ध्यान देती है, एक्स सर्विसमैन का भी ध्यान देती है, सरकारी नौकरों का भी ध्यान देती है। तो इसलिए कांग्रेस वो पार्टी है जो कि अपना रास्ता खुले आंखें खुली रख के करते हैं। कुछ राजनीतिक दल जो है वो केवल एक जात की बात करेंगे, कुछ है जो केवल धर्म की बात करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है। यहाँ सब लोगों के विचार मंथन के बाद जो राष्ट्र हित में अच्छा निर्णय होता है वो हम लोग करते हैं। अब जो बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक बुनियाद इस देश की रखी, उसकी वजह से आज भारत तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। जो उन्होंने IIM और IIT के संगठन तैयार किए, शिक्षण संस्थाएं खड़ी की, उसकी वजह से लाखों IIT और IIMs के जो ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने विश्व के अंदर अपना नाम कमाया है। एक ब्रिलियंट दिग्विजय जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। ये जरूर है कि IIT, IIM खोले गए, उच्च शिक्षण संस्थाओं में युवाओं को पढ़ने का मौका मिला, लेकिन आज वो युवा राजनीति से दूर होता जा रहा है। उन युवाओं का भरोसा जगाने के लिए क्या किया जाएगा पार्टी नेतृत्व की तरफ से? बात यही है, राजनीति में
संपर्क और संबंध बनाना आवश्यक होता है। अगर कांग्रेस पार्टी इन युवाओं से संपर्क और संबंध नहीं बनाएगी तो अपनी रणनीति भी सही नहीं बना पाएगी। इसलिए पहला हमारा प्रयास यही होगा कि हम लोग युवाओं के साथ संपर्क बनाएं, संबंध बनाएं, उन्हें हम लोग हमारी जो मेन स्ट्रीम कांग्रेस पॉलिटिक्स है उसमें शामिल करें और उस योजनाबद्ध तरीके से उनका ध्यान रखते हुए ऐसे कार्यक्रम बनाएं जिससे कि उनके माध्यम से देश का हित हो सके। जी, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे दिग्विजय जी, और इसके बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की नई दिशा क्या होगी, अगले दशक के लिए क्या सोच रही है कांग्रेस पार्टी और किस दिशा में और किस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह जी लगातार बने हुए हैं। दिग्विजय सिंह जी, आप उस ग्रुप की अध्यक्षता कर रहे थे जो ग्रुप कांग्रेस पार्टी की सामाजिक सोच, आर्थिक सोच को आगे बढ़ाने की दिशा में विचार कर रहा था। उस सोच से क्या उभर कर निकला इस डिक्लेरेशन में? जयपुर डिक्लेरेशन अब रिलीज हो चुका है। इस देश में जो आर्थिक ग्रोथ हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है, ग्रोथ रेट आई है, उससे इस देश की आर्थिक स्थिति तो सुधरी है, लेकिन जो 10% लोग हैं ऊपर के, उनकी आय में अधिक तेजी से वृद्धि हुई बनस्पत जो लोअर 90% हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है कि देश के अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ी है। हालांकि चाइना में खाई और ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो हमारे देश में गरीब और अमीर की खाई बढ़ी है उसको कैसे पाटा जाए। सबसे पहली बड़ी चुनौती तो हमारे सामने एक ये है। दूसरी हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये है सामाजिक और आर्थिक, कि देश के बढ़ती हुई आबादी में जो हर साल करोड़ों युवक नौकरी के लिए तैयार हो रहे हैं, उनकी ऊर्जा को हम कैसे देश के हित में दोहन करें ताकि उनको रोजगार भी मिल सके और प्रोडक्टिव काम में उनको लगाया जा सके। तीसरी हमारी चुनौती ये है कि उसके लिए एक शिक्षा का स्तर हमें बढ़ाना है। आज भी स्कूली शिक्षा में और विशेषकर सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी है, अच्छे टीचर्स की कमी है। टीचर्स के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें क्वालिटी सुधार करना है। हमने लोगों के लिए स्कूल तो खोल दिए, पहुंच में उनके स्कूल आ गए, दूर दराज में भी स्कूल खुल गए, लेकिन अब क्वालिटी पर ध्यान देना है। अब क्वालिटी पे ध्यान देने के लिए हमें क्वालिटी ऑफ टीचिंग, टीचर्स की जो शिक्षकों की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि हम लोगों ने उतना ध्यान वोकेशनल ट्रेनिंग पर नहीं दिया, प्रोफेशनल एजुकेशन पे नहीं दिया जितना देना चाहिए, और इसीलिए अब स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स चालू किए जा रहे हैं ताकि 3 कक्षा का पास, 5वीं कक्षा पास, 8वीं कक्षा पास को हुनर सिखाया जा सके और उसे रोजगार के लिए, स्वयं रोजगार के लिए उसे तैयार किया जाए। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ITIs और पॉलिटेक्निक्स में बढ़ावा किया है। 1947 से लेकर 2009 तक लगभग 5400 ITIs थे, लेकिन 2009 से और 2013 के बीच में 5000 नए ITIs खुले हैं। आपने सही फरमाया कि एजुकेशन के क्षेत्र में आप लोगों ने काम किया और इसका जिक्र बार बार आपकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसमें यही बात कही कि हमने जो काम किया, हमारी जो उपलब्धियां रही वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए और जनता को उससे जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा? मैंने कहा था कि रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, अर्थव्यवस्था को ऐसा बढ़ाना ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो, अमीर और गरीब की खाई पाटी जाए, एजुकेशन में सुधार हो, हेल्थ में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे इस देश में हैं, कैसे उसको दूर किया जाए। कुपोषित समाज तरक्की नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ हम लोग हमारा कृषि प्रधान देश है, लगभग
60% लोग कृषि पर निर्भर हैं। कैसे कृषि की उत्पादकता बढ़ाई जाए, कैसे किसानों की आर्थिक हालात सुधारे जाएं, अधिक से अधिक मिनिमम सपोर्ट प्राइस में एक अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस दी जाना चाहिए, अच्छी कीमत दी जाना चाहिए ताकि किसानों को लाभ हो सके। उसे सही समय पर सही बीज और खाद उपलब्ध कराना चाहिए। पानी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए। सैनिटेशन हमारी बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसी के साथ साथ हम लोगों का ये प्रयास है, आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही है कि पैसा तो जा रहा है, लेकिन पैसे का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा राजीव गांधी कहते थे कि मैं 100 रुपये भिजवाता हूँ, 15 रुपये पहुँचते हैं। उसके लिए हम लोगों ने जो योजना प्रस्तुत की है उसके 2-3 पहलू इस प्रकार के हैं। पहला यह है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए। किसी की शिकायत है तो शिकायत के निवारण के लिए एक अकाउंटेबिलिटी बिल होना चाहिए, कानून होना चाहिए कि तहसीलदार साहब आपको यह फैसला 15 दिन में करना था, आपने 3 महीने तक फैसला क्यों नहीं किया? या तो आप जवाब दीजिए या आपके ऊपर दंड होगा। इसको कानूनी स्वरूप दिया जाएगा। जुडिशियल रिफॉर्म की भी जरूरत अब मैं उस पर आ रहा हूं। अभी ये मैं जो बात कर रहा हूं ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, जिसमें कि कर्मचारियों पर भी जिम्मेदारी सौंपी जाए। थानेदार साहब, आपको एफआईआर दर्ज करने के बाद इतना समय दिया गया था चार्जशीट प्रस्तुत करने के लिए, आपने क्यों नहीं की? इसकी जवाबदारी आपकी है। तो अधिकारी कर्मचारियों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए पब्लिक सर्वेंट अकाउंटेबिलिटी बिल कानून तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ जो हमारे गांव में, शहर में चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारी लोकल बॉडीज हैं, उनको ज़्यादा अधिकार दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स का मतलब है ये योजना ये एक समूह के लिए है, उस समूह को इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, स्टेक होल्डर्स को। आपने कहा कि हम इन तरह के बिलों पर और इस तरह की योजनाओं पर विचार कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि पिछले 8 सालों में जो यूपीए ने कुछ नए बिल्स लाए, कुछ नई योजनाएं लाई, उसका कुछ फायदा मिला, लेकिन कुछ उससे जो है आप लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी। जैसे आरटीआई एक बहुत अच्छा बिल रहा जिससे ट्रांसपेरेंसी तो आई, लेकिन उससे हुआ ये कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की आप बात करें वो एडमिनिस्ट्रेशन और स्लो काम करना शुरू कर दिया, तो ये एक उसका ड्रॉबैक भी रहा क्या? बिल्कुल नहीं। सूचना के अधिकार से पारदर्शिता इस हमारी व्यवस्था में, और जितने भी ये भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आ रहे हैं ये सूचना के अधिकार के माध्यम से ही आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी को डर नहीं होना चाहिए। आपको कहा गया ये हमारे नियम है, ये हमारा कानून है, इसका पालन करिए। अगर आप पालन नहीं करते हैं तो जवाबदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। आपको वेतन मिलता है, आप क्यों नहीं करते हैं? जनता जब आपके लोगों को चुन रही है, उन चुने हुए प्रतिनिधियों ने आपके लिए कानून बना दिया और कानून और नियम बना दिए। अब प्रशासन की ये जवाबदारी है कि वो उन नियम और कानून के तहत काम करे। सूचना के अधिकार से ये बात तो साफ हुई कि पारदर्शिता आई, और ये भी बात साफ हुई कि लोगों को आइडेंटिफाई किया गया कि कौन लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन जनता ये चाहती है कि उनके फैसले जल्दी से जल्दी हों, और वो नहीं हो पा रहा। आपने ठीक कहा है। जुडिशियल रिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आप जजेस की सुविधा बढ़ा दीजिए। जुडिशियल रिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आप नंबर ऑफ जजेस बढ़ा दीजिए। मेरा तो इसमें स्पष्ट मत है कि इस देश में कानून व्यवस्था ऐसी है कि गरीब को न्याय नहीं मिल पाता। अब एक जमीन संबंधी, भूमि संबंधी एक व्यवस्था है। अगर किसी भी किसान को उस राज्य की भूमि संबंधी कानून के खिलाफ उसको कुछ मुकदमा दायर किया, तो तहसील कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ, वहां का फैसला हो गया तो उसकी अपील हो गई एसडीएम कोर्ट में, वहां का फैसला हुआ तो कलेक्टर के कोर्ट में, कलेक्टर के कोर्ट में फैसला हुआ तो कमिश्नर के कोर्ट में अपील, और कमिश्नर की कोर्ट में फैसला हुआ तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कोर्ट में अपील। तो उसका तो फैसला ही नहीं हो पाता है, और उसके बाद वही फैसला जो रेवेन्यू लॉ में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हो गया वही फिर सिविल लॉ में चला जाता है।
मजिस्ट्रेट के यहाँ चला गया, फिर डीजे साहब के यहाँ गया, फिर हाई कोर्ट में गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। इसलिए न्याय मिल ही नहीं पाता है। आज किसी भी प्रकरण का औसतन समय निपटारे का लगभग 15 साल है। उसको कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से कानून में परिवर्तन करके जल्दी कर सके, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय देर से हुआ तो वो उस व्यक्ति के प्रति अन्याय है। नहीं, तो हमने यही तो पूछा कि ये सारी बातें अगर आप लोग समझ रहे हैं तो फिर इस विचार मंथन से निकाल के क्या ले आए? अगर आप देखेंगे तो उसमें इस बात का उल्लेख है कि जुडिशियल रिफॉर्म पर हम लोग देखेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म पर हम देखेंगे, और जुडिशियल रिफॉर्म में राइट टू अपील रिस्ट्रिक्ट करने की वाली बात पर हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे, और उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड कोर्ट्स हो जाएंगे। अगर गांव में जमीन का झगड़ा है तो उसको तहसील में एक बार फैसला हो गया और ज़्यादा उसमें एसडीएम के सामने, जो असिस्टेंट कलेक्टर के सामने उसका फैसला कंप्लीट हो जाए, उसको लागू करो। उसकी अपील फिर कलेक्टर और कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक क्यों जाए? गरीब आदमी अगर वो जब केस लड़ता है तो घर से चलता है तो सबसे पहले बस का किराया, उसके बाद वकील की फीस, फिर उस दिन का खर्चा, और वहां के पता पड़ता है कि साहब आज हमारी तारीख बढ़ गई। तो ये व्यवस्था गरीब के पक्ष में नहीं है, आम आदमी के पक्ष में नहीं है। इसलिए जुडिशियल रिफॉर्म का मतलब होता है कि फैसले के समय में कितनी कमी की जा सके, कितनी प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके, इस पर आज ध्यान देने व्यवस्था की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों की नाराजगी इसी बात की होती है। देखो, इस आदमी ने इतना बड़ा क्राइम किया और उस पर आज भी फैसला नहीं हो रहा है। आप भी कह रहे हैं कि ये व्यवस्था गरीब के फेवर में नहीं है, ये व्यवस्था आम आदमी के फेवर में नहीं लगती, और इसलिए इस व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जल्द हाजिर होंगे और ये चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ दिग्विजय सिंह जी लगातार बने हुए हैं। दिग्विजय सिंह जी, आपने ये चर्चा की कि व्यवस्था जो है हमारे देश में वो इस तरह की है कि वो आम आदमी के फेवर में नहीं लगती है, या आम आदमी अपने आप को मुश्किल में पाता है, इस व्यवस्था से लड़ नहीं पाता है। अब आम आदमी को स्ट्रेंथन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि आपने 2004 से पहले भी ये कहा था कि हम आम आदमी की पार्टी हैं और हम आम आदमी को मजबूती देंगे, लेकिन आज की स्थिति यह है कि आम आदमी अपने हक की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहा है और उसे इस व्यवस्था में भरोसा नहीं रह गया है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर सूचना का अधिकार दिया है तो आम आदमी को इतना बड़ा हथियार दे दिया है कि जो केवल विधानसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य ही सरकार से प्रश्न पूछ सकता था, आज देश का हर नागरिक सरकार से प्रश्न पूछ सकता है। ये बहुत बड़ा अधिकार दे दिया। इसी के साथ साथ हमने उसको रोजगार का भी अधिकार दिया है, शिक्षा का भी अधिकार दिया है, और फूड सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। कमी हमारे में एक ही रह गई है कि हमें प्रशासकीय तंत्र को और जवाबदेही तय करनी होगी। पब्लिक सर्वेंट अकाउंटेबिलिटी बिल लाना पड़ेगा। कानूनी रूप से जिस तरह से अभी है कि अगर राइट टू इंफॉर्मेशन में माननीय आपने हमें जानकारी नहीं दी तो आप पर जुर्माना हो सकता है, इसी प्रकार पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बिल लाया जा रहा है, उसका मसौदा तैयार हो गया है। और उसी के साथ साथ जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और जुडिशियल रिफॉर्म से ही और उसकी सख्ती से पालन करके ही हम जनता का विश्वास शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति और राजनीतियों के प्रति और संविधान के साथ साथ प्रजातंत्र के प्रति हम उसको मजबूत कर पाएंगे। आम जनता में आधी हिस्सेदारी महिलाओं की भी है, और आज सोनिया गांधी के भाषण में महिलाओं पर सबसे ज्यादा, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात को लेकर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर इस जयपुर डिक्लेरेशन में क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे रहे, और कैसे कांग्रेस पार्टी महिलाओं के मुद्दे को आगे लेकर देख रही है, सोच रही है आगे जाने के बारे में? कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा महिलाओं का सम्मान किया है। विश्व में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी बनी, और राजीव गांधी जी ने अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया। कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं को नौकरियों में भी आरक्षण मिल चुका है। केंद्र सरकार को भी अब इस पर विचार करना चाहिए। अब विधानसभा और लोकसभा के अंदर सीटें आरक्षित करने के लिए हमने अपना
कानून तो प्रस्तुत कर दिया, लेकिन पार्लियामेंट ने उसको अभी तक पास नहीं होने दिया है। अब कोशिश इस बात की होना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी कानून में इस प्रकार का बनाएं ताकि आम सहमति सारे राजनीतिक दलों से मिलकर 1/3 हिस्सा पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए हो, इस बारे में अब गंभीरता से विचार करना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा की बात आपने की, पार्टी की तरफ से भी महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को बराबरी देने की बात कही गई है, लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है, वो है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ। उसको किस तरह से कांग्रेस पार्टी टैकल करेगी आने वाले दिनों में, उससे कैसे लड़ेगी, अंदरूनी भ्रष्टाचार से भी और सरकारी भ्रष्टाचार से भी? आपको याद होगा बुरारी कांग्रेस में 5 बिंदुओं को कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने डिक्लेयर किया था कि जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। पहला यह है कि डिस्क्रिशनरी पावर्स खत्म किए जाएं, और वो हमने कांग्रेस शासित राज्यों में और केंद्र सरकार में डिस्क्रिशनरी पावर्स हटा दिए हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये भी कहा था कि जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रकरण हैं उसको पार्टी ना तो टिकट देगी ना उसको आगे लाया जाएगा, उसको भी हमने पालन किया। तीसरा ये था कि करप्शन के केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लगाए जाएंगे, वो भी किया है। सूचना का अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग किया जाएगा। और 5वां, सख्त लोकपाल बिल लाया जाएगा। लोकपाल बिल बनाने का मसौदा तैयार करने के लिए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सोनिया जी ने अरुणा रॉय जी और हर्षमंदर जी को एक काम सौंपा था कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में तुम एक मसौदा प्रस्तुत करो जिसमें सख्त लोकपाल बिल हम लोग देश में ला सकें। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया, महात्मा गांधी नरेगा बनाया, राइट टू एजुकेशन बनाया, फूड सिक्योरिटी बनाए। ये सब सिविल सोसाइटी के लोगों को सरकार में के निर्णय में शामिल करके सोनिया जी ने ये क्रांतिकारी कदम उठाया, जिसकी वजह से आज उनको आगे आने का मौका मिला है। तो इसलिए लोकपाल बिल हम लोग बना रहे थे, फिर बीच में कुछ अति महत्वाकांक्षी लोग कूद पड़े, वो उन्होंने जन लोकपाल बिल का, उसका भी हमने सम्मान किया। भाई आप जनता के आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए बैठ के बनाइए, लेकिन उनका मकसद लोकपाल बिल बनाना नहीं था, उनका मकसद था राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पद पाना, उसमें वो असफल हो गए। नहीं, उनका मकसद चाहे जो भी था, लेकिन जनता की भावना सही थी और जनता चाहती थी कि भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ी जाए। आज प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा कि अगर हम सही निर्णय नहीं लेंगे तो खराब नतीजों का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी 2014 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी ये बात कही गई है। इन खराब नतीजों के मद्देनजर, या हम कहें कि नतीजों के मद्देनजर, किस तरह से सही फैसले और सबको साथ लेकर चलने की रणनीति बनाई जाएगी? बात यह है कि इस देश में सन 85 के बाद से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, इसलिए हर पार्टी को साथ लेकर चलना आवश्यक है। और इसीलिए अब जो लोकपाल का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, लगभग सर्वसम्मति सभी पार्टियों की आ गई है। केवल विपक्षी दल संसद चलने दें तो लोकपाल बिल पास हो जाएगा। अब जितनी बातें आपसे हुई हैं और जिस तरह की चुनौतियां इस समय देश के सामने सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हैं, इन चुनौतियों को नया लीडरशिप यानी कि राहुल गांधी कैसे आगे बढ़ाएंगे और कैसे लड़ेंगे? क्या किस तरह का रुख होगा? अब इसका इंतजार करिए, अगले साल 2 साल बाद फिर एक तर्कश करिएगा, बात करेंगे। जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि नए खून और नए जोश के साथ ये पार्टी आगे बढ़ेगी और नई सोच और देश को नई दिशा भी देगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो तर्कश में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।